सीमा का पति दो बच्चों को छोड़कर दुनिया से चला गया तो कुछ दिन मोहल्ले वालों ने खाना दिया, लेकिन धीरे धीरे घर में कोई चीज़ न रही। तो सीमा बच्चों की भूख को देखकर बाहर निकल गई और होटल पर बर्तन धोने लगी। और शाम को उसे कुछ पैसे मिले तो रास्ते में एक वृद्ध आदमी मिल गया। वो बोला, मेरी बेटी बीमार है, मेरी मदद कर दो। तो सीमा उस वृद्ध आदमी को पैसे देकर घर चली आई और बच्चों को बोली, थोड़ी देर तक खाना आ जाएगा, और खुद आंचल में मुंह छिपाए आंसू बहाने लगी। बच्चे सो गए और थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो सीमा की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सीमा कभी अपने हाथों में पकड़ी अपनी तनख्वाह को देख रही थी जो उसने पूरा महीना मेहनत करके कमाई थी, तो कभी अपने सामने रोते हुए वृद्ध आदमी को जो उस वक्त बेबसी से उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा था। भगवान के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो, वो बूढ़ा बहुत रोए जा रहा था। इस सड़क से गुजरने वाला हर इंसान का हाथ पकड़कर उसकी मिन्नतें कर रहा था कि मेरी एक ही तो बेटी है, वो ही मेरा सहारा है। भगवान के लिए मुझे पैसे दे दो, वरना हॉस्पिटल में वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार ना था। कोई उसका हाथ झटक देता तो कोई उसे पीछे धकेल देता, तो कोई उसके सामने हाथ जोड़कर कहता कि माफ़ करो बाबा, क्यों हमारी जान खा रहे हो। सीमा उस समय बस स्टॉप पर खड़ी थी, अपनी बस का इंतज़ार कर रही थी। जब सामने सड़क पर ये नज़ारा देखने को मिला तो उसका दिल तड़प कर रह गया था। आज ही उसे तनख्वाह मिली थी जो उसने मुट्ठी में बंद कर रखी थी। इतने ज़्यादा पैसे ना थे कि पर्स में रखती, फिर ये भी डर था कि कहीं पर्स कोई छीन कर न ले जाए। उस इंसान की बातें सुनकर, उसके आंसू देखकर, इस बुढ़ापे में उसके कपकपाते जुड़े हाथ देखकर सीमा का दिल पिघल कर रह गया था। उसकी आंखें भी भीग चुकी थीं, क्योंकि वो जानती थी कि वो बूढ़ा किस दर्द से गुजर रहा है। उसका पति भी बीमारी की हालत में उसे छोड़कर गया था। वो भी यूं ही रोती थी और लोगों की मिन्नतें करती थी कि कोई उसके पति के इलाज के लिए पैसे दे दे, और उसे यूं भी धुतकार दिया जाता था। अचानक ही सीमा को लगा जैसे इस बूढ़े की जगह वो खड़ी गिड़गिड़ा रही है, रो रो कर लोगों की विनती कर रही है कि मेरी मदद करो। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए थे ताकि चुपके से इस वृद्ध आदमी के हाथ में अपनी सारी तनख्वाह रख दे। हो सकता था कि उसकी बेटी बच जाती, लेकिन तीसरे कदम पर इसका पैर जम गया। अंदर से किसी ने उसे झंझोड़ा था। अपने बच्चे घर में रोते बिलखते नजर आए, जिन्होंने पूरा महीना बड़ी मुश्किल से सूखी रोटी खाकर गुजारा किया था। वो सोच रही थी कि घर जाते ही सबसे पहले राशन लेगी और घर में बच्चों को अच्छा खाना खिलाएगी। वो खुद भी भुखमरी की ज़िंदगी गुजार रही थी, इसलिए बच्चों को रोते चेहरे पाँव की बेड़ियाँ बन रहे थे। दिल ज़ोर से धड़क रहा था। बस ये बेचैनी थी कि या तो उस बूढ़े की कोई मदद कर दे, या फिर उसकी बस जल्दी से स्टॉप पर पहुंचे और वो बैठ जाए। जो दिल दहला देने वाला दृश्य वो देख रही थी, वो चाहती थी कि वो सब इसकी आंखों से गायब हो जाए। दिल में बेचैनी बढ़ी थी। वो बूढ़ा अब घुटनों के बल बैठकर तेज तेज रो रहा था। आसमान की तरफ देख रहा था कि इस दुनिया में तेरा कोई ऐसा भक्त नहीं जो मेरी मदद कर दे। तेरी दुनिया एहसास से, हमदर्दी से बिल्कुल खाली है। अगर मैं खाली हाथ हॉस्पिटल गया तो मेरी बेटी बेबसी से मुझे देखकर कहने लगेगी कि वो जीना चाहती है, उसकी ज़िंदगी कुछ पैसों की मोहताज है। मैं उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता। ए भगवान, मेरी परीक्षा मत ले, मैं ये नहीं देख सकता। सीमा को लगा उसका दिल फट जाएगा। वो फ़ौरन उस बूढ़े की तरफ कदम बढ़ाने लगी। अब उसे किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं था। ख्याल तो बस ये था कि उसकी बच्ची बच जाए। वो फ़ौरन रोड क्रॉस करके वृद्ध आदमी के पास पहुंची। अपनी तनख्वाह उसके हाथ में रख दी। उस इंसान ने एक नज़र सीमा की तरफ देखा और दूसरी तरफ हाथ में पकड़े हज़ारों के कई नोट देखकर उस बूढ़े ने तो शुक्र भरी निगाह से सीमा की तरफ देखा। उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगा, भगवान तुम्हारी सारी परेशानियां और मुश्किलों को दूर कर दे। बेटा, तूने रोते हुए बाप के आंसुओं को पोंछा है, देखना भगवान तेरे दिन कैसे बदल देगा। वो रोते हुए सीमा को दुआ दे रहा था। सीमा वहां से पलट गई, साथ ही उसकी बस भी आ चुकी थी। खामोशी से जाकर बस के अंदर बैठ गई। अब ये सोच रही थी कि घर जाकर बच्चों को क्या जवाब देगी, जो कई दिन से इस उम्मीद पर थे कि माँ को तनख्वाह मिलेगी तो पेट भरकर खाना खाएंगे, और जब माँ का खाली हाथ देखेंगे तो क्या जवाब देगी उन्हें, किस तरह से बहलाएगी। 1 महीना और सब्र कर लो। फिर ये सोचने लगी कि इस महीने महीने वो कैसे गुजारा करेगी। पैसों की शक्ल तो फिर पूरे 1 महीने बाद उसे देखने को मिलेगी। अब तो मोहल्ले का दुकानदार भी उसे राशन देने से साफ इनकार कर रहा था। कह रहा था कि पहले मुझे पिछले पैसे दो, फिर बात करना। सीमा की आंखों से आंसू छलकने लगे थे। सब कुछ याद आने लगा। फिर इसका पति जब कमाता था तो इस उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी न थी। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, वो बहुत अमीर ना थे,
तो गरीबी भी ना थी। अच्छा खासा खाते पीते थे, उसके 2 बच्चे थे, दोनों बेटे थे और वो भी जुड़वा, दोनों की उम्र 9 साल थी। लेकिन पति की बीमारी में तो उसने घर की हर कीमती चीज़ बेच दी थी। बस एक सर छुपाने के लिए घर बचा था, वो अपने गहने, घर का कीमती सामान सब कुछ बेचकर अपने पति पर लगा चुकी थी। जब पैसे खत्म होने के बावजूद भी पति ठीक ना हुआ, तो इसने लोगों की विनतियाँ करना शुरू कर दी, लेकिन उस वक़्त इसे अपनों का असली रूप नज़र आया था। सब ने इसे पैसे देने से इनकार कर दिया था, सबके घरों में वो जाकर मिन्नतें कर चुकी थी, बार-बार कहती कि मेरी मदद कर दो, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। पति की मृत्यु के बाद कुछ दिन तो मोहल्ले वालों ने उसकी मदद की थी। कोई उसके हाथों पर कुछ नोट रख जाता, कोई घर में राशन डाल जाता, तो कोई पका हुआ खाना दे जाता। ये भी इनका एहसान था कि कुछ दिन उन्होंने सीमा को सँभाला था और तसल्लियाँ भी दी थी। धीरे-धीरे सभी उसे भूलने लगे थे। वो भी कब तक किसी के सहारे घर पर बैठ सकती थी। महीना गुज़रा था कि बच्चों ने स्कूल जाने की ज़िद की, लेकिन उसके पास स्कूल में देने के लिए फ़ीस ना थी। उसे याद आने लगा कि उसके दोनों बेटे फर्स्ट पोज़ीशन लाते थे, इसलिए उनके साथ स्कूल चली गई कि शायद स्कूल वाले इन्हें फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएँ। जब ये बात सीमा ने बच्चों के स्कूल के प्रिंसिपल से कही तो उनके माथे पर त्योरी सी चढ़ गई। कहने लगी, हमने अनाथालय नहीं खोल रखा है जो बच्चों को फ्री में शिक्षा दिलवाएंगे। ये वैसे भी प्राइवेट स्कूल है। सीमा कहने लगी कि जैसे ही उसकी कहीं नौकरी लग गई तो वो बच्चों की फीस इकट्ठी भर देगी, लेकिन भगवान के लिए बच्चों का साल मत खराब करें। मैडम ने कहा कि नहीं, वो इस तरह से अगर बच्चों पर तरस करने लगी तो आधे से ज़्यादा स्कूल के बच्चे तो फ्री में पढ़ने के लिए कहेंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा करें, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दें, वहाँ पढ़ाई फ्री है। सीमा बच्चों को जब वापस लाई तो यही सोच चुकी थी कि बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल देगी, लेकिन इन्हें शिक्षा ज़रूर दिलवाएगी। अगले ही दिन उसने अपने दोनों बेटों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया और वो दूसरों के घरों में कामकाज करने लगी ताकि बच्चों का पेट पाल सके। लेकिन वो पैसे पूरे नहीं होते थे, इनसे तो बस वो आटा ही खरीद सकती थी। कभी थोड़ी सी शक्कर और तेल ले आती और बच्चों को पराठे के ऊपर शक्कर डालकर दे देती। लेकिन एक दिन जब दोनों बच्चे स्कूल से घर आए तो रो रहे थे। सीमा ने कारण पूछा तो उन्होंने अपने हाथ आगे कर दिए, दोनों के हाथ लाल हो रहे थे। कहने लगे कि टीचर ने बहुत ज़ोर से डंडा मारा है। कहते हैं कि इतने दिन से तुम लोग स्कूल आ रहे हो, तुम लोगों ने यूनिफॉर्म क्यों नहीं खरीदा। ये कहकर एक बेटे ने अपनी शर्ट उतारी तो सीमा का तो दिल दहल ही गया था। पूरी कमर पर डंडों के निशान थे। कहने लगा, माँ, हमें इस स्कूल में नहीं पढ़ना, यहाँ के टीचर बहुत सख्त हैं, बात बार पर बहुत मारते हैं। सीमा ने जब जाकर ये बात वहाँ की प्रिंसिपल से कही तो वो कहने लगी कि आपको खुद सोचना चाहिए, अब ऐसी भी क्या गरीबी है कि आप यूनिफॉर्म भी बच्चों को नहीं दिला सकती। सीमा ने कहा कि उसके वाकई हालत बहुत ख़राब हैं, जैसे ही पैसे जमा होंगे वो यूनिफॉर्म ले लेगी। लेकिन मैडम ना मानी और कहने लगी कि इन बच्चों को वापस ले जाओ, जब यूनिफॉर्म होगा तो फिर ले आना। सीमा फूट फूट कर रोने लगी थी। ऐसा समय तो कभी उस पर नहीं आया था। हमेशा उसने बच्चों की फीस समय पर दी थी। उसके बच्चे तो पढ़ाई में भी अच्छे थे। जब से स्कूल में आए थे एक बार भी उन्होंने टेस्ट गलत नहीं दिए थे। सीमा मैडम के सामने आखिरी बार कोशिश करते हुए उनके पास बैठ गई और फिर हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहने लगी, मैडम, मैं एक औरत हूँ और मेरे यहाँ यही 2 जुड़वा बच्चे हैं। मैं अपने पति की मौत के बाद पहली बार घर से निकली हूँ और नौकरी ढूंढ रही हूँ ताकि अपने बच्चों का खर्च उठा सकूँ, इनका पेट पाल सकूँ। मेरी नौकरी शुरू हुए कुछ ही समय हुआ है। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपने बच्चों को यूनिफॉर्म खरीद सकूँ। भगवान के लिए मेरी हालत पर तरस खा और मेरे बच्चों को स्कूल में पढ़ने की अनुमति दे दो। फीस ना दे पाने की वजह से ही तो मैंने इन्हें प्राइवेट स्कूल से निकलवा कर यहाँ दाखिल करवाया है। अब आप मेरे बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव रखेंगी तो ये शिक्षित नहीं हो पाएंगे और ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रिंसिपल सारी बात सुनने के बाद एक अजीब सी नज़र सीमा पर डालकर कहने लगी कि देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारी परेशानियाँ सुनने के लिए नहीं बैठी। हमारे भी कुछ कानून हैं जिनको हमें अपनाना होता है। तुम अपने बच्चों को अपने साथ घर ले जाओ, जब पैसे हुए, यूनिफॉर्म बन गया तो दाखिल करवा देना। जब मैंने उनकी बात सुनी तो अपनी दोनों बच्चों को सीने से लगाया और उदासी भरी नज़र प्रिंसिपल पर डालती हुई स्कूल से बाहर निकल आई। बच्चे भी बहुत परेशान थे, माँ से सवाल कर रहे थे कि अब हम क्या कभी नहीं पढ़ेंगे? क्या आप हमारा एडमिशन किसी और स्कूल में करवाएंगी? क्या होता माँ जो हमारे पास पैसे होते और हम भी नया यूनिफॉर्म पहन कर जाते? पहले ही पढ़ाई में इतना लॉस हो गया और अब और ना जाने कब हमारे यूनिफॉर्म बनेंगे। बच्चों की बातें सुन सुनकर तो सीमा की हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। वो घर आई और बच्चों को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं कोई और काम ढूंढती हूँ ताकि ज़्यादा पैसे कमा सकूँ
और तुम लोगों का यूनिफॉर्म भी आ जाए। अगले दिन सीमा और घरों में जाने लगी और काम मांगने लगी, मगर किसी ने भी उसे ना रखा था और ना ही किसी को नौकरानी की ज़रूरत थी। सारा दिन भटकने के बाद वो वापस घर लौटी तो बच्चे पूरी उम्मीद से माँ को देखने लगे, मगर वो खाली हाथ थी। कई दिन तक तो वो नौकरी ढूंढती रही और आखिर वो एक दिन अपने मोहल्ले से निकलकर शहर की तरफ चली आई। उसे एक होटल नज़र आया था जहाँ पर 12-13 साल का लड़का बर्तन मांज रहा था। बर्तन इतने ज़्यादा थे कि वो अकेले धो नहीं पा रहा था, तो सीमा फ़ौरन होटल के मालिक के पास चली गई और जाकर कहने लगी कि साहब जी, मैं गरीब और विधवा औरत हूँ, मुझे काम के लिए रख लो। मैं आपके होटल में झाड़ू पोछा कर दिया करूँगी और बर्तन मांज दिया करूँगी, बदले में मुझे पैसे दे दिया करना। मालिक ने जब उस औरत को देखा तो पहले तो फ़ौरन इनकार कर दिया, कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं किसी औरत को यहाँ पर काम करने के लिए नहीं रख सकता। यहाँ पर काम करने वाले नौकर सभी मर्द हैं। फिर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो बात मुझ पर आएगी। सीमा फौरन हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी कि मैं पूरी तरह घूंघट में रहकर सारा काम करूंगी। भगवान के लिए मेरी हालत पर रहम करो। मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे काम की ज़रूरत है। उसके आंसू देखकर मालिक का दिल पिघल गया, तो मजबूरन उसे सीमा को अपने होटल पर बर्तन मांजने के लिए रखना पड़ा। सीमा की तो खुशी की सीमा ना रही थी। वह इंसान सीमा को ज़्यादा ही पैसे दे रहा था। सीमा खुश थी कि इस महीने की तनख्वाह से वो अपने बच्चों का यूनिफॉर्म तो ले लेगी। सुबह से सुबह से शाम तक उसे यहीं पर काम करना था। जो खाना बासी हो जाता वो मालिक सीमा को दे दिया करता। जिस मोहल्ले में वो रहती थी वहाँ पर यह खबर फैलने लगी कि सीमा तो होटल पर जाकर मर्दों के घर साथ काम करती है और वहाँ पर बर्तन धोती है। कई लोग बातें बनाने लगे और सीमा को भला बुरा कहने लगे। कई गांव की औरतें सीमा के घर भी आईं और कहने लगीं कि ये क्या तरीका तुमने निकाला है, क्या तुम्हें पति की इज्जत की ज़रा भी परवाह नहीं? ये कहाँ होटलों में जाकर तुम काम करती फिर रही हो, या कोई और जगह नहीं मिली थी? सीमा ने ये सुना तो हैरत में पड़ गई। वो पहले तो चुप रही, मगर जब लोग हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो वो फट पड़ी, रोने लगी, कहने लगी कि मैं कब तक तुम लोगों के सामने हाथ फैलाती रहूँगी? कब तक मैं तुम लोगों के दरवाजे पर नज़र जमाए रखूँगी कि कोई आए हमें आटा सब्जी लेकर दे? तुम लोग तो अपने घरों में खुश होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, मगर मेरा और मेरे बच्चों का क्या? क्या हम भूखे रहकर मर जाएं? मोहल्ले का परचून वाला जो हर तरफ ये अफवाहें फैला रहा है कि मैं होटल पर काम करती हूँ, क्या आपने इससे पूछा है कि इसने मुझे आखिरी बार सौदा कब दिया था? जब भी कोई चीज़ लेने जाओ तो ये कहकर इनकार कर देता है कि पहले पुराना उधार चुका दो, तभी और चीज़ें मिलेंगी। जब आप सब लोगों ने हमसे हाथ खींच लिया है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना था ना। मगर पल्ला तो गांव वालों का ही भारी था। वो सीमा को ही बुरा भला समझने लगे और उस पर दबाव डालने लगे कि वो ये मोहल्ला छोड़कर चली जाए। हम घर से बाहर निकलकर काम करने वाली औरतों को अच्छा नहीं समझते। बड़ी मुश्किल से सीमा ने लोगों के ताने सुने थे और इसके बावजूद डट कर खड़ी रही, क्योंकि वो जानती थी कि वो गलत नहीं है। जो वो कर रही है वो अपने बेटों का पेट पालने के लिए कर रही है। लोगों का क्या है, आज सीमा के पीछे पड़े थे, कल किसी और के पीछे पड़ जाएंगे। घर में राशन ना होने के बराबर था। सिर्फ इतना ही आटा बचा था कि अगर वो दिन में एक वक्त खाना खाते तो ये मुश्किल से एक हफ्ते तक आटा इस्तेमाल हो सकता था। सीमा को फिक्र सताने लगी थी। कुछ दिन तक तो वो होटल से खाना लाती रही, मगर उसके लिए बासी खाना बचता ही ना था, क्योंकि होटल में काम करने वाले बाकी नौकरों में से कोई ना कोई वो खाना ले जाया करता और उसकी बारी ही ना आती। मजबूरन बच्चों को भूखा रहने की नौबत आ गई। वो 2 दिन में एक समय का खाना खा सकते थे और बाकी सारा दिन पानी पीकर गुजारा करते। जब भी माँ घर आती तो उम्मीद से उसके हाथों की तरफ देखते कि शायद वो इस बार होटल से कुछ ले आई हो, मगर उसके हाथ खाली होते। सीमा अपने बच्चों को बहलाने लगी और कहने लगी कि बेटा, जैसे ही तनख्वाह मिलेगी मैं तुम लोगों के लिए मज़े के पकवान बनाऊंगी, तुम लोग पेट भरकर खाना खाना। तो बच्चे ख्याली पुलाव सुन सुनकर खुश होते रहते और उस वक्त का इंतज़ार करते रहते। हर रात यही सोचते कि आज माँ को तनख्वाह मिलने में इतने दिन बाकी रह गए हैं। वक्त था कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारा दिन होटल पर काम करके सीमा थक कर चूर हो जाया करती थी। उसे इंतज़ार था तो सिर्फ तनख्वाह का। जैसे ही वो 1 महीना गुजरा और सीमा की तनख्वाह उसके हाथ पर आई थी, मालिक ने जब उसे तनख्वाह दी तो खुशी से इसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो मुस्कुराकर इन पैसों को देखने लगी। इन पैसों का इंतज़ार तो उसे ना जाने कितने हफ्तों से था। एक एक घंटा उसे 1 साल के बराबर लग रहा था। वो खुशी से होटल के मालिक का धन्यवाद करने लगी और दिल ही दिल में सोचने लगी कि इन पैसों से वह सबसे पहले राशन खरीदेगी और आज अच्छा सा खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाएगी। कितने दिनों से वो पेट भरकर खाना नहीं खा रहे थे, वही वो बाकी पैसे बचा कर रखेगी और इनसे बच्चों के लिए यूनिफॉर्म लेगी ताकि वो स्कूल में जा सकें। उसके बच्चों के जूते कपड़े सभी तो ख़राब हो चुके थे,
पति के इलाज ने तो घर में कुछ भी ना छोड़ा था। उसने अपने दहेज का सामान भी सेकंड हैंड कहकर बेच दिया था ताकि जो पैसे आए उससे घर का खर्च चल सके। उस दिन होटल का काम खत्म करके सीमा घर जाने के लिए निकली। वो रोजाना बस पर आया जाया करती थी और आज भी वो अपनी सारी तनख्वाह एक वृद्ध आदमी को देकर घर की तरफ आ रही थी। बस एक झटके से रुकी तो सीमा की आंखें खुल गईं, आंखों से आंसू निकलकर गाल पर गिरे हुए थे, जिन्हें उसने फौरन साफ कर लिया। उसका बस स्टॉप आ चुका था, जहां से आगे 10 मिनट पैदल चलकर उसको घर पहुंचना था। उसने कदम तो भारी उसके कदम तो भारी हो चुके थे। समझ नहीं आ रहा था कि घर जाकर बच्चों को कैसे दिलासा देगी। हाथ में तो एक रुपया भी ना था। अगर बच्चे पूछेंगे तो वो कैसे उन्हें समझाएगी कि अब वो पैसे किसी वृद्ध आदमी को दे आई है। वो सफ़र जो ये तेज़ तेज़ कदम उठाकर 7-8 मिनट में तय कर लेती थी, आज 20 मिनट लगा चुकी थी। खैर, घर के दरवाजे के बाहर पहुंचकर एक गहरी सांस ली और अपने भगवान से कहने लगी कि मेरी मदद करना, मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं अपने बच्चों के सामने जा सकूं। सीमा ने अपने आंसू साफ किए और घर में दाखिल हो गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ बच्चों ने सुनी तो दौड़कर बाहर आए। उनकी नज़रें पहले माँ के चेहरे पर और फिर माँ के हाथों की तरफ थी। उन्हें तो पता था कि आज माँ को तनख्वाह मिलेगी और सीमा भी सुबह उन्हें कहकर गई थी कि वो उनके लिए बहुत सी चीज़ें लेकर आएगी। आज वो लोग पेट भरकर खाना खाएंगे। बच्चों ने माँ को खाली हाथ देखा तो सवाल करने लगे कि माँ, क्या आज भी आपको तनख्वाह नहीं मिली? आप राशन नहीं लाईं? ये बातें सुनकर सीमा फौरन मुस्कुराई और कहने लगी कि नहीं नहीं बेटा, मैंने कह दिया है थोड़ी देर तक सारा खाना आ जाएगा और तुम लोग बैठो, बताओ आज सारा दिन क्या किया। इस तरह सीमा अपने बच्चों को बातों में उलझा चुकी थी। बेटों के होंठ सूख चुके थे, कमजोरी से चेहरे पीले पड़ चुके थे, मगर इसके बावजूद खाने के इंतजार से तो जैसे इन्हें एक नई ताकत मिल गई थी। वो माँ को अपने सारे दिन का हाल बताने लगे। काफ़ी देर हो चुकी थी मगर अभी तक खाना नहीं आया था। बच्चे बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे और बच्चे सीमा से कहते कि माँ, खाना कब आएगा, बहुत भूख लगी है। सीमा उन्हें एक बार फिर झूठा दिलासा दे जाती। सीमा आंचल में मुंह छिपाए रो रही थी कि अब सारा महीना वो कैसे बच्चों को यूं खाने के लिए तरसता देखेगी। इसके बच्चे खाना इसके बच्चे पानी पी पी कर अपने पेट में उठते दर्द को कम करने की कोशिश में लगे थे। कमजोरी इतनी ज़्यादा थी कि फिर दोनों बच्चे माँ की गोद में सर रखे हुए खाने के इंतजार में सो गए। उस पर बच्चों को यूं तरसता देखकर सीमा की सिसकियां निकली थीं। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त उसके दरवाजे पर कौन आ सकता था? सीमा उठी और दरवाजे तक आई। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने वही वृद्ध आदमी खड़े थे जो वहाँ बस स्टॉप पर थे। सीमा को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और कहने लगे कि बेटी, मैं तुम्हें कब से ढूंढता हुआ आ रहा था। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारा घर मिल गया। सीमा ने जब ये सुना तो वो फौरन उस बूढ़े को देखने लगी और घर में आने को कहा। वो वृद्ध आदमी घर में आए तो सीमा ने पानी का गिलास उनके सामने किया। वो वृद्ध आदमी अपनी जेब से पैसे निकाल कर सीमा के हाथ पर रखने लगे तो सीमा हैरत से उनकी तरफ देखने लगी। कहने लगी, ये पैसे आप वापस क्यों कर रहे हैं? इनसे तो आपकी बेटी का इलाज होना था। वो इंसान फौरन सीमा को दुआएं देने लगा और कहने लगा, भगवान भला करे उस बड़े अफसर का जिसने आज अस्पताल का दौरा किया था। जब उसने मेरी मासूम बच्ची को दर्द से तड़पता देखा तो उसका दिल पिघल गया। वो कहने लगा कि वो मेरी बच्ची और जैसे अस्पताल में दाखिल बच्चों का इलाज अपने खर्च पर करवाएगा। इस तरह जो तुमने पैसे दिए थे वो बच गए। तुम भी मुझे ज़रूरतमंद लग रही थी बेटा, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ तक वापस आ गया। सीमा ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ा पैसे देकर वहाँ से चला गया और सीमा इन पैसों को वापस अपने पास देख कर रोने लगी थी। किस तरह सभी परेशानियां हल हो जाती हैं, साइमा सोच भी नहीं सकती थी कि वो कितनी बड़ी परीक्षा पर पूरी उतरी थी। वो फौरन घर से बाहर निकल गई और राशन लेकर आई। उसने खाना बनाना शुरू किया तो अच्छे पकवान की खुशबू सूंघकर बच्चे नींद से उठ गए। माँ को खुशी खुशी खाना बनाते देखा तो उनकी आंखों खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ देर बाद तीनों ने पेट भर कर खाना खाया था और सीमा भगवान का धन्यवाद करती रह गई। ये उसकी परीक्षा थी जिसमें वो पूरी उतर चुकी थी और भगवान की तरफ से उसे आशीर्वाद मिल चुका था। कुछ ही हफ्तों बाद होटल में बावर्ची काम छोड़कर चला गया तो मालिक ने सीमा से खाना बनाने को कहा। सीमा का खाना इतना स्वादिष्ट था कि मालिक उसी से ही खाना बनवाने लगा और सीमा बंद कमरे में रहकर खाना बनाने लगी और उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। ये सीमा की परीक्षा के दिन थे जो भगवान उससे ले रहा था और सीमा इस परीक्षा में पास हो गई थी तो भगवान उसके लिए खुशी के सारे दरवाजे खोल दिए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।